हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से दोस्तों एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 6 की ज्योग्राफी से दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 7 और 8 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और साथ में दोस्तों इस क्लास के साथ क्लास 6 की ज्योग्राफी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 6 की ही पॉलिटिकल साइंस से दोस्तों अगले क्लास में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क ये है कि आप कल के लिए क्या करके आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को पढ़ के आएंगे और साथ में हम कल उस पर क्या करेंगे, क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज के लिए जो पहला प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक विस्तार के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया हमारे लिए कि उत्तर में हिमालय। तो दोस्तों ऑप्शन ए है कि उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से गिरा है, और बी है पश्चिम में अरब सागर, और सी है पूर्व में हिंद महासागर, और डी है दोस्तों दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ए और बी सत्य है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसको हम मैप में समझ लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर। तो दोस्तों सही बात है, बिल्कुल उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर है, ऊंचे शिखरों से गिरा है दोस्तों भारत, ठीक है। और अगला है कि पश्चिम में अरब सागर। तो दोस्तों ये वाला पश्चिम वाला भाग हो जाएगा, तो पश्चिम में अरब सागर, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पूरब में हिंद महासागर। तो दोस्तों पूरब में हिंद महासागर कहाँ है, पूरब में तो बंगाल की खाड़ी, और हिंद महासागर कहाँ है, दक्षिण में है। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वहीं पे अगर दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, तो दोस्तों दक्षिण में बंगाल की खाड़ी नहीं है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, और बंगाल की खाड़ी पूरब में है। तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब दोस्तों सी और डी गलत हो जाएगा और ए और बी सत्य है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ए और बी सत्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों दिशाएं कितनी, 4 होती है। तो ये हो जाएगी दोस्तों पूरब, जो ये वाला भाग है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये वाली हो जाएगा दोस्तों उत्तर, कि उत्तर में क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखरों से गिरा है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं ये वाली, तो दोस्तों ये वाली हो जाएगी पश्चिम, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस दिशा की, तो ये वाली हो जाएगी दोस्तों दक्षिण, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों प्रश्न है सत्य कथन की पहचान करो। तो ए है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और बी है दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, और सी है दोस्तों कि पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार लगभग कितना, 2900 किलोमीटर है। तो दोस्तों हमें इसका सत्य कथन बताना है। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों समझते हैं अब हम इसको चित्र में, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट क्षेत्रफल की, आपको यूटेट में तो यही इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यूटेट के बाद अगर जैसे आप एलटी दे रहे हो, तो उसमें तो आपको एग्जैक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो कक्षा 6 के अनुसार तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप एलटी दोगे या लेक्चरर दोगे या कोई सा भी अदर एग्जाम देते हो उत्तराखंड में, तो उसमें तो एग्जैक्ट ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, एग्जैक्ट इतना हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों बी की, तो बी वाला भी क्या है, सही है कि भाई कहाँ,
उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये वाला हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये वाला हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पूरब से पश्चिम का विस्तार, तो दोस्तों इसको हम दूसरे पेन से दिखाते हैं, पूरब से पश्चिम का विस्तार, ठीक है। पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना दिया दोस्तों, 2900 किलोमीटर दिया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट पूछा जाए यूटेट और सीटेट के लिए, तो आपको यही आएगा, इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, ऑप्शन में आपको यही ऑप्शन दिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण एग्जैक्ट की बात करें, तो दोस्तों एग्जैक्ट लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों 3214 किलोमीटर। और वहीं पे दोस्तों पूरब से पश्चिम ये वाला हो जाएगा, ये कितना है, तो दोस्तों ये है 2933 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन क्या थे, सत्य थे, इसलिए इसका जो सही उत्तर है तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर ये दोस्तों 94 नहीं, ये कौन सा 63 नंबर का प्रश्न है। तो सत्य कथन की पहचान करो। हमें ऑप्शन दिया गया है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और बी है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार कितना, दक्षिण में कितना है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और अगर हम बात करते हैं कि उत्तर में दोस्तों कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑप्शन नंबर सी की, तो दोस्तों ये है कि पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार कितना है, देशांतरीय। तो दोस्तों ये क्या होना था, यहाँ पे अक्षांशीय होना था, ठीक है। जहाँ विस्तार दिया गया, विस्तार के बाद क्या होना था, अक्षांशीय, ठीक है। तो अक्षांशीय होना था साथियों, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होना था, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। वो लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई, हमने लिखा नहीं, ठीक है। और ये है, तो हमें इस प्रश्न के बारे में क्या करना है दोस्तों, सही सत्य कथन बताना है। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से कि जो भारत का उत्तर में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो अगर हम बात करते हैं ये वाला हो जाएगा ग्लोब, और ग्लोब को जो दोस्तों बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, उस रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं। तो ऊपर वाले भाग को दोस्तों क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत भी दोस्तों कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और भारत के जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का क्या बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा तो ऊपर ही है ना दोस्तों, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, बीचों बीच होकर गुजरती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सत्य है। और अगर हम बात करते हैं कि सेकंड की, ठीक है, तो सेकंड को हम मैप में समझ लेते हैं, सेकंड और थर्ड को मैप में देख लेते हैं। ये वाला हो जाएगा साथियों मैप। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसकी, अक्षांशीय विस्तार, ये वाली अक्षांश रेखाएं होती हैं जो दोस्तों पड़े में होती है, ठीक है, जो लेटी हुई होती है, लैटिट्यूड। तो अगर हम बात करते हैं दक्षिण में दिया गया है तो दोस्तों हमें 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तर में दिया गया है दोस्तों कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार दोस्तों ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात में दोस्तों अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, और वहीं पे दोस्तों अरुणाचल की बात करें हम, अरुणाचल में कौन सा भी हिस्सा दोस्तों जो भारत का सबसे पूरब में है, तो केबिथु है, ठीक है। तो इसका कितना है दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, और ये भी मिनट मिनट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये था भारत का क्या, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो इसलिए ये तीनों के तीनों कथन क्या थे, सत्य थे। अगर तीनों के तीनों कथन सत्य थे तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाना है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, नहीं ये वाला प्रश्न नहीं था, नीचे वाला प्रश्न था, ठीक है, ये वाला प्रश्न था। तो तीनों के तीनों जवाब कथन सत्य हैं, तो जब तीनों कथन सत्य हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 63 वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 64।
तो साथियों प्रश्न नंबर 64 है हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम चुनें। तो दोस्तों हमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का क्या सही क्रम बताना है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है कि भैया सबसे उत्तर में क्या है, बृहद हिमालय या हिमाद्री, और इसी को दोस्तों महान हिमालय भी कहा जाता है। और मध्य में दिया गया है मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे दक्षिण में दिया गया है दोस्तों शिवालिक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सबसे उत्तर में कौन सी है, तो बृहद हिमालय या हिमाद्री है, और बीच में मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में दक्षिण। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन क्या है, पहले से ही सीक्वेंस से लगे हैं उत्तर से दक्षिण में। तो दोस्तों जब ये पहले से उत्तर से दक्षिण में लगे हैं तो इसीलिए इस प्रश्न का जवाब दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। तो दोस्तों प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियों के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, हमें ऑप्शन में दिया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, गंगा नर्मदा ताप्ती और कावेरी और गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है दोस्तों गंगा, और तिब्बत से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार से। और ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो कौन सी नदियां बनाती है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 और इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, अरावली, पश्चिम घाट, हिमाद्री और पूर्वी घाट। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम मैप में समझ लें, या सबसे पहले उत्तर ही जान लेते हैं कि भाई सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पश्चिम घाट को हम किससे, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं पूर्वी घाट को कौन से नाम से, दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से हम पूर्वी घाट को जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसको मैप में कि कहाँ है पश्चिम घाट। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा पश्चिम घाट हो जाएगा। और पश्चिम घाट को ही हम किसके नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, या सह्याद्री को पश्चिम घाट या पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों पूर्वी घाट हो जाएगा, और पूर्वी घाट को हम कौन से नाम से जानते हैं दोस्तों, महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। और अगला जो दोस्तों इसी से प्रश्न बनता है कि पश्चिम तट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मालाबार पश्चिम तट है, कोंकण भी दोस्तों पश्चिम तट है, और केनरा भी दोस्तों पश्चिम तट है। और वहीं पे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी तट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ ये वाला हो जाएगा उत्तरी सरकार, और ये वाला हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल, ये क्या है, पूर्वी तट है। तो चलिए दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सह्याद्री को कौन से नाम से जाना जाता है, पश्चिम घाट के नाम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना अरब सागर में है। तो दोस्तों अरब सागर में कौन सी नदी का मुहाना है। तो हमें ऑप्शन दिया गया है, ये वाला अरब सागर है, और ये वाली बंगाल की खाड़ी है, महानदी। तो दोस्तों आइए देखते हैं मैप में महानदी को। तो दोस्तों महानदी महानदी नहीं दोस्तों, माही नदी। ठीक है, ये वाली हो जाएगी दोस्तों माही नदी। ये कहाँ, इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। और वहीं पे दोस्तों अगली है कावेरी। तो कावेरी का मुहाना भी दोस्तों कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, तो ना महानदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना दोस्तों कावेरी। और अगर बात करते हैं कृष्णा, तो दोस्तों कृष्णा वाली ये वाली नदी है, इसका मुहाना भी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो हमें पूछा गया कि अरब सागर में किसका है, तो दोस्तों नर्मदा। तो नर्मदा का मुहाना दोस्तों कहाँ है, अरब सागर में है। ठीक है, और दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करते हैं माही नदी, जो मैं ऑप्शन में पहले निकल रहा था ना, पहला ऑप्शन माही नदी। तो दोस्तों ये वाली माही नदी है, माही नदी का जो दोस्तों मुहाना है वो भी कहाँ है, अरब सागर में है। ठीक है, माही नदी और महानदी दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। अगर हम बात करें माही की, तो दोस्तों माही का मुहाना कहाँ हो जाएगा, अरब सागर में। और महानदी का मुहाना दोस्तों कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और महानदी से दोस्तों एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है।
और कहाँ काटती है? तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार जो काटती है ये कर्क रेखा हो जाएगी, और ये महानदी इसको क्या है 2 बार काटती है। 2 बार का मतलब दोस्तों 1 बार ये और फिर ये, ठीक है। और कहाँ काटती है दोस्तों? गुजरात में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो साथियों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 68, ठीक है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार के। या तो आपको क्या पूछा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी पूछा जा सकता है, या आपको अरब सागर पूछा जा सकता है, या आपको इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये तो हमने क्या प्रश्न बनाया है, किससे? केंद्र शासित प्रदेशों से। हो सकता है आपको प्रश्न किससे, राज्यों से भी पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य बंगाल खाड़ी की तरफ है और कौन सा राज्य अरब सागर की तरफ है। तो आइए समझते हैं दोस्तों इसको डिटेल से, किस में? मैप के माध्यम से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर तो क्या आपका कौन सा हो जाएगा? हमें पूछा गया अरब सागर, तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। आइए इसको समझते हैं चित्र में। तो दोस्तों हम प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों को समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा लक्षद्वीप, अरब सागर में है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी दोस्तों क्या केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं पुडुचेरी, तो पुडुचेरी भी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी की ओर है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली की, तो दोस्तों ये कौन से सागर की ओर है? अरब सागर की ओर है। और तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा राज्यों को भी जान लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने केंद्र शासित प्रदेशों को जाना था जो समुद्री तटों से लगते हैं। अब हम किसको जानने वाले हैं दोस्तों? राज्यों को। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा करेले के आकार का जो राज्य है, ठीक है, केरल। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस वाले की, तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा तमिलनाडु, और ये वाला हो जाएगा दोस्तों कौन? कर्नाटक। और ये हो जाएगा दोस्तों सबसे छोटा सा जो दिख रहा है आपको, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, कौन? गोवा। और वहीं पे दोस्तों ये बोले तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सीमा भी दोस्तों, या ये भी कौन से तटीय सीमा बनाता है, किससे बनाता है? अरब सागर से बनाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों अरब सागर से भारत के कितने राज्यों की तटीय सीमा लगती है, तो आपका केरल हो जाएगा, और कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे गिनती में? 1 2 3 4 5, 5 राज्य ऐसे हैं जो किससे सीमा बना रहे हैं, या जो जिनकी तटीय सीमा किससे? अरब सागर से लगती है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसकी, जो बंगाल की खाड़ी की ओर क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों एक आपका हो जाएगा कौन? तमिलनाडु एक, और 2 पे दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और 3 पे दोस्तों कौन? उड़ीसा हो जाएगा, और 4 पे दोस्तों कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो दोस्तों टोटल मिला के ये कितने हो रहे होंगे? 9 हो रहे होंगे। 4 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। इधर का देख लेते हैं कि 5 हो रहे हैं, तो गुजरात 1, और महाराष्ट्र 2, और गोवा 3, और कर्नाटक 4, और केरल 5। तो दोस्तों 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और मैं आशा ही नहीं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप तटीय राज्यों और तटीय केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से केंद्र शासित, कौन सा केंद्र शासित कौन से अरब सागर की ओर है या बंगाल खाड़ी की ओर है, और कौन सा राज्य अरब सागर की ओर है और बंगाल खाड़ी की ओर है। ये आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को समझ गए होंगे, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वो क्या है? वो तो तटीय सीमा नहीं बनाते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, और ये चंडीगढ़ हो गया, और जम्मू और कश्मीर हो गया, ये तो तटीय सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल गया होगा कि अरब सागर की ओर भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों लक्षद्वीप है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी की ओर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादा ये सीटेट की दृष्टि से ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूटेट में भी है, ठीक है, लेकिन सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम संबंध में सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है उसी को क्या है? वर्षा का मौसम कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून को ही वर्षा का मौसम
कहा जाता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या है, इस प्रश्न से ही क्या हमें उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्षा का मौसम किसे कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून को कहा जाता है। ठीक है, और कथन है दोस्तों इसके संबंध में पहला कि यह मानसून आगे बढ़ने का क्या है, मौसम है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम वाला। ठीक है, मानसून का आगे बढ़ने का मौसम है। और अगला है दोस्तों, इस समय है पवन बंगाल की खाड़ी से तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और सी है साथियों, वह अपने साथ नमी लाती है। कौन, पवन अपने साथ क्या लाती है दोस्तों, नमी लाती है। और जब ये पवन पहाड़ियों से टकराती है तब वर्षा होती है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा उत्तर इसका सही होना है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं चित्र में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन सा, अरब सागर से जो पवन है वो कहाँ, स्थल की ओर बह रही है। और इसी प्रकार से दोस्तों उस समय बंगाल की खाड़ी से भी जो पवनें हैं वो कहाँ, स्थल की ओर बहती है। और वो अपने साथ क्या, नमी साथ में ले जाती है। और जब नमी साथ में ले जाती है तो जैसे ही वो पहाड़ पर्वतों से टकराती है तो वैसे ही वहाँ पे क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न यूटेट में भी लगभग 2 बार पूछा गया और सीटेट में भी पूछा गया है। तो ये दोनों ही एग्जाम के दृष्टि से प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसून के लौटने का मौसम, ठीक है, मानसून के लौटने के मौसम को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, शरद ऋतु कहा जाता है। या शरद ऋतु में ही क्या है, जो मानसून के लौटने का समय होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके संबंध में हमें कथन दिया गया है कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और बी दिया गया है साथियों हमें कि भारत के दक्षिण विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेशों में इस मौसम में क्या होती है, वर्षा होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा कि जो मानसून के लौटने का समय है उस समय क्या होता है, जो पवन है, पवन कहाँ से, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि स्थल भागों से कहाँ, बंगाल की ओर। देख पा रहे होंगे ना, जो पवन है, पवन स्थल भागों से बंगाल की खाड़ी की ओर बह रही है। और अगला है दोस्तों, इस समय जो बारिश होती है तो वो मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो दोस्तों मुख्य रूप से बारिश उस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 71। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये यूटेट में भी और सीटेट में भी 2 से 3 बार पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में। तो दोस्तों जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथ में सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन के संबंध में हमें क्या करना है दोस्तों, सत्य असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों कथन ए है कि उष्णकटिबंधीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है। या इसी को दोस्तों हम इस प्रकार से, जब यहाँ पे हमने क्या सदाबहार वन, तो सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे क्या है, वर्षा अधिक होती है। और कथन बी है दोस्तों कि वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कि जो सदाबहार वन है वो वर्ष में क्या कर देते हैं कि एक निश्चित समय में या एक ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो दोस्तों और ऑप्शन नंबर सी है कि ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। और डी है दोस्तों कि प्रमुख वृक्ष कौन कौन से होते हैं सदाबहार के, महोगनी, एवनी और रोजवुड। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें असत्य पूछा था कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो दोस्तों बी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि ये वर्ष में एक बार क्या है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जबकि दोस्तों जो सदाबहार वन होते हैं ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, तो ये पत्तियां नहीं गिराते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मौसम में क्या है,
पत्तियां गिरा देते हैं तो नहीं गिराते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमें प्रश्न में गलत पूछा था तो इसलिए गलत ही सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का उदाहरण है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का उदाहरण कौन सा है? अगर आपने ऊपर वाला प्रश्न अच्छे से पढ़ा, अच्छे से देखा, तो इस प्रश्न का जवाब आपको बड़े आसानी के साथ मिल जाता। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों जो कथन है और इसमें जो हमें वृक्षों के नाम दिए गए हैं, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन हैं। लेकिन दोस्तों डी में आपको जो पहला ही दिया गया है मोगनी, ये किसका है? तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्या है, एक उदाहरण है। तो इसलिए यही गलत हो जाता, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता। हमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है ये क्या करते हैं, तो दोस्तों ये वर्ष में या किसी ऋतु में ये क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वर्ष में एक बार ये अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। और दोस्तों ये उतने घने नहीं होते हैं जितने क्या होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। तो सदाबहार वन दोस्तों लंबे भी होते हैं और घने भी अधिक होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ये ना तो इतने लंबे होते हैं और ना ही इतने घने होते हैं। ठीक है, और ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, और जबकि सदाबहार वन वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्ष में क्या है, बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैप में समझ लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले प्रश्न का प्रश्न नंबर 71 से। तो दोस्तों सदाबहार वन आपके कहाँ, ये त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय यहाँ, और साथ में पश्चिम बंगाल, और ये अगर हम बात करते हैं ये पूर्वी तट, ठीक है, और साथ में पश्चिमी तट, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये वाले, तो दोस्तों ये पर्वतीय वन है, और पर्वतीय वन कहाँ कहाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और साथ में हिमाचल और उत्तराखंड, और दोस्तों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में हम समझने वाले थे क्या, पर्णपाती वन। सदाबहार वन तो हमने समझ लिया था कि ये वाले सदाबहार हो जाएंगे जो हरे हरे से दिखाया गया है। जो दोस्तों ऑरेंज से हैं ये क्या है, पर्णपाती वन। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तमिलनाडु, और ये आपका हल्का सा हिस्सा कर्नाटक का भी हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हल्का सा हिस्सा किसका, उत्तर प्रदेश, और हिमाचल और उत्तराखंड का भी हल्का हल्का हिस्सा किससे, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो साल में एक बार अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो दोस्तों हम उत्तराखंड से हैं, तो आप अपने आसपास इस प्रकार के वृक्ष देखते होंगे कि जो वर्ष में एक बार क्या कर देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डी किसका, सदाबहार वन का क्या है, उदाहरण है। तो दोस्तों कंटीली झाड़ियों के संबंध में हमें सत्य कथन बताना है, और ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रश्न नंबर 71, 72, 73 करे हैं, इनमें से दोस्तों एक ना एक प्रश्न हमें इस बार के यूटेट के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे, नहीं तो प्रश्न डिट्टो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, इस प्रकार की वनस्पति शुष्क भागों में पाई जाती है। तो दोस्तों जो कंटीली झाड़ियां वो कहाँ, शुष्क भागों में पाई जाती है। और बी है कि पानी की क्षति को कम करने के लिए इन पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। और सी है दोस्तों, इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर है। और उपयुक्त सभी सत्य। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए समझते हैं दोस्तों इसको, जो हमारे पास चित्र दिया गया है चित्र में समझते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, शुष्क क्षेत्र। शुष्क का मतलब होता है दोस्तों सूखा, एकदम सूखा क्षेत्र है। और सूखे क्षेत्र में जो दोस्तों वनस्पतियां होती है वो कैसी होती है, कांटेली होती है। कांटेली क्यों होती है, तो दोस्तों इसलिए कांटेली होती है, अगर अन्य वृक्षों के जैसे ही इनमें भी क्या होती, पत्तियां इस प्रकार की होती है, तो इन वृक्षों में क्या होते हैं दोस्तों, रंध्र होते हैं, और उन रंध्रों से दोस्तों क्या होता है, पत्तियों से
जो वृक्ष की पत्तियां होती है उन पत्तियों से दोस्तों वाष्प उत्सर्जन होता है। तो वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए दोस्तों इनकी पत्तियों में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, जिससे कि ये वाष्प उत्सर्जन को रोक सके। पहले ही तो यहाँ वर्षा कम होती है या पानी कम होता है, ठीक है, और अगर कांटेली झाड़ियाँ ना होती तो पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन हो जाता, और वाष्प उत्सर्जन हो जाता तो दोस्तों वनस्पति क्या हो जाती, बिल्कुल सूख जाती। तो इसीलिए शुष्क क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। और कंटीली झाड़ियाँ कौन कौन सी थी, तो दोस्तों आपने देख लिया है कि कैक्टस, खेर और बबूल, कीकर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। तो साथियों प्रश्न है मेघरावन। हमें मेघरावन के संबंध में क्या करना है, सत्य कथन बताना है। तो ए है कि ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, और बी है दोस्तों ये मुख्य तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, और सी है दोस्तों सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर ही क्या सुंदरवन डेल्टा पड़ा, जो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है उसका नाम सुंदरवन डेल्टा, जो ये सुंदरी एक प्रकार की क्या है वनस्पति या प्रजाति है, इसी के नाम पर दोस्तों उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से वो वृक्ष होते हैं, आप देख पा रहे होंगे जो सुंदरवन की वनस्पति है तो दोस्तों वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। ये अगला चित्र हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल गया होगा कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है, कि ए, बी और सी तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो का कौन सा भाग अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर मान लो कि कहीं पे और सुधार की ज़रूरत है तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि ये वाला पाठ हमें समझ में नहीं आया, इसको इस प्रकार से समझाया जा सकता है, ठीक है। और साथ में दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये भी कमेंट करके बताएंगे। और साथ में अपने साथियों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि जिन भी साथियों का क्या होगा यूटेट पेपर भरा हुआ होगा तो उन साथियों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 की गुजरात के गिरिवन में डैश डैश का निवास है, एशियाई शेरों का या एक सींग के गैंडे का या ऊंट का या हाथी का। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का सही जवाब की तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एशियाई शेरों का। अगर हम बात करते हैं दोस्तों एक सींग के गैंडे की तो दोस्तों ये असम में पाए जाते हैं, असम। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऊंट तो ऊंट राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों हाथी तो दोस्तों हाथी कहाँ, केरल और कर्नाटक, ठीक है, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट करके कमेंट जरूर करें और अपने साथियों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।